हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय पुनीत सर, आपका अपना चैनल। तो बच्चों, लास्ट वीडियोस में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने चार्ज को स्टडी किया था। चार्ज बेसिकली क्या होता है उसकी डेफिनेशन देखी थी। ये देखा था कि इससे पहले चार्ज को किन किन साइंटिस्ट ने स्टडी किया है और दो बॉडीज पर चार्ज को कितनी तरह से प्रोड्यूस किया जा सकता है, यानी बेसिकली हमने मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्ज भी स्टडी किया था। तो ये सब हम लास्ट वीडियोस में पढ़ चुके हैं बच्चों। अब इस वीडियो में आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टडी करेंगे बच्चों, यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की कोई बेसिक प्रॉपर्टी जो वो शो करता है वो हम स्टडी करेंगे। तो ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी है ये सब इस वीडियो में देखेंगे, और इसके अलावा चार्ज और मास में एक कंपैरिजन चार्ट भी हम देखेंगे कि चार्ज जो है बेसिकली मास पे किस तरह से डिपेंडेंट रहता है और मास पे किस तरह से एसोसिएटेड है, मास से किस तरह से रिलेटेड है, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज जैसा कि हम जानते हैं कि एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो स्केलर क्वांटिटीज होती है वो सिंपल अलजेब्रिक रूल्स को फॉलो करती हैं, उन्हें किसी वेक्टर रूल की जरूरत नहीं है। तो ये बेसिकली चार तरह की प्रॉपर्टी शो करता है स्टूडेंट्स। ये है एडिटिविटी, सेकंड इनवेरिएंस, थर्ड इज कंजर्वेशन एंड फोर्थ इज क्वांटाइजेशन। तो ये क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं ये चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बच्चों, एडिटिविटी प्रॉपर्टी कहती है कि अगर किसी आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्जेस हैं, जैसे सपोज कीजिए ये पॉजिटिव चार्जेस हैं और ये नेगेटिव चार्जेस हैं, तो जो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस बनेंगे बच्चों ये बनेंगे P माइनस N इंटू E, वेयर P माइनस N जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को शो करता है। और अगर इफ P इज ग्रेटर देन टू N तो सिस्टम जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, एंड इफ N इज ग्रेटर देन टू P तो बच्चों सिस्टम जो होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। ये तो इसका एक जनरल कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके देख लेते हैं। हमने माना कि कोई सिस्टम है जिसमें चार्जेस कुछ इस तरह से फैले हुए हैं। हमने मान लिया कि जो चार्जेस हैं वो कुछ इस तरह से हैं। ये मान लीजिए आप +2E है, +3E है, +4E है और +5E है। तो अगर हम इसको सिंपल ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 2E + 3E + 4E + 5E। इन सबको ऐड कर दीजिए, ये आएगा 5, 10, 14E। तो बच्चों हमने इसको सिंपल अलजेब्रा से, नॉर्मल अलजेब्रा से इसको ऐड कर दिया और हमने देखा कि सिस्टम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और इसका जो सम आया है वो 14E आया है, वेयर E इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। अच्छा, इसी तरह से हमने, ये फर्स्ट एग्जांपल हुआ। सेकंड एग्जांपल लेते हैं बच्चों, दूसरा ले लेते हैं कोई। हमने माना इस बार चार्जेस की वैल्यू चेंज कर देते हैं। तो हमने माना कि एक बार चार्ज हम ले लेते हैं, एक +3E ले लेते हैं, ये -E ले लेते हैं, एक में +2E ले लेते हैं और एक में -4E ले लेते हैं, कुछ इस तरह से लेते हैं। इन सबको ऐड करते हैं एक बार फिर से, देखते हैं क्या मिलता है हमें। ये हो गया 3E -E +2E एंड -4E। तो बच्चों ये तो प्लस का 5E हो गया और ये तो +5E और ये -5E, ये कैंसिल हो गया, ये सब कुछ कैंसिल हो गया बच्चों। ये प्लस का 5E हुआ और ये दोनों जुड़ के भी -5E हो गया, ये 5E -5E और ये सिस्टम ये 0 हो गया। यानी बच्चों अपना जो ये जो सिस्टम है न्यूट्रल है, ये ना तो पॉजिटिवली चार्ज है और ना नेगेटिवली चार्ज है। ये सिस्टम जो है वो 0, यानी इसका जो टोटल चार्ज है वो 0 हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं स्टूडेंट्स, थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं। इस बार चार्जेस नेगेटिवली चार्ज को बढ़ा देते हैं इसमें। ये +2E है, ये +3E है, ये -5E है और ये -7E है। इनको भी ऐड करके देख लेते हैं क्या मिलता है हमें। ये हो गया 2E +3E -5E और -7E। तो बच्चों यहां देख रहे हैं ये दोनों ऐड हो गए, +5E होगा, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए। ये हो गया स्टूडेंट्स -7E, यानी जो अपना सिस्टम है ये नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि इसका सम आया है वो -7E आया है।
तो ये एडिटिविटी प्रॉपर्टी है बच्चों, ये सिंपल अलजेब्रा से ऐड किया जा सकता है चार्ज, इसमें किसी वेक्टर लॉ की जरूरत नहीं है। ये बहुत सिंपल लॉ है, इसके बियॉन्ड जाने की जरूरत नहीं है, इसको आप देख लीजिए। सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों। सेकेंड प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और ये लगभग सभी बुक्स में नहीं मिलती है, इसको एक बार अपन देख लेते हैं। और ये जो है ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी कहती है बच्चों दैट चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट क्या होता है, विच डू नॉट वेरी। इनवेरिएंट जनरली यहां ले लेते हैं, इनवेरिएंट विच डू नॉट वेरी। विच डू नॉट वेरी यानी जो वेरी नहीं होता, जो चेंज नहीं होता, जो बदलता नहीं है। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी कहती है कि किसी बॉडी पर चार्ज है तो वो चार्ज जो है वो उसकी रेस्ट कंडीशन में और मोशन कंडीशन दोनों में सेम रहेगा। द प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट चार्ज ऑन ए बॉडी एट रेस्ट कंडीशन इज इक्वल टू चार्ज इन मोशन कंडीशन। यानी बॉडी चाहे रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, वो चार्ज सेम रहेगा। यानी चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल टू चार्ज इन मोशन। ये तो चार्ज के लिए है, लेकिन बच्चों जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह बताया था, उन्होंने मूविंग मास और रेस्ट मास में एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया था। इसको अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने बताया था कि जब कोई बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है तो उसका जो मास है वो कुछ बढ़ जाता है और वो कुछ इस इक्वेशन से बढ़ता है, वेयर m नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ द बॉडी, रेस्ट मास ऑफ बॉडी, m is equal to moving mass, v is equal to velocity of body, and c is equal to speed of light, स्पीड ऑफ लाइट। और ये हम जानते हैं बच्चों, ये जो स्पीड होती है ये होती है स्मॉल c की जो वैल्यू होती है वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो बच्चों मास जब मूव करना स्टार्ट करता है तो उसका जो मास है कुछ परसेंट बढ़ जाता है और वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बढ़ता है। लेकिन चार्ज जब मूव करना स्टार्ट करता है तो चार्ज जो है वो इनवेरिएंट रहता है, इट यूजुअली डू नॉट वेरी। सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था। और जो बॉडी है वो अपनी कंडीशन में सेम बनी रहती है, उसका जो चार्ज है अगर उस पर चार्ज है तो वो इनवेरिएंट रहेगा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। थर्ड देखते हैं कंजर्वेशन प्रॉपर्टी, कंजर्वेशन लॉ, यानी चार्ज जो है वो कंजर्वेशन लॉ को फॉलो करता है। अच्छा, अगर इसमें एक चीज में एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बता दूं कि एक स्पेसिफिक मास होता है बच्चों। स्पेसिफिक मास जो होता है वो बॉडी के चार्ज और उसके मास का रेशियो होता है। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक मास, स्पेसिफिक सॉरी नॉट स्पेसिफिक मास, दिस इज स्पेसिफिक चार्ज। द रेशियो ऑफ चार्ज टू दैट ऑफ मास ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड स्पेसिफिक चार्ज। और जब कोई बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है तो अगर उसकी वेलोसिटी जो है वो लाइट की स्पीड के कंपैरेबल हो जाए तो ये जो स्पेसिफिक मास है बच्चों ये डिक्रीज हो जाता है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि अगर बॉडी की वेलोसिटी, वैसे तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, दिस इज ए हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। कभी भी किसी भी बॉडी की किसी भी पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो लाइट की स्पीड के कंपैरिजन में नहीं हो सकती, क्योंकि लाइट की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा स्पीड है और ये होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो स्पेसिफिक मास है ये इस स्पीड पे जाके डिक्रीज हो जाता है। तो दिस इज इनवेरिएंस प्रॉपर्टी। थर्ड इज कंजर्वेशन लॉ।
कंजर्वेशन लॉ ये कहता है बच्चों कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहता है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि जब हम दो बॉडीज को रब करते हैं तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकल के दूसरी बॉडी पर जाते हैं। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जिस दूसरी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं उस पर इलेक्ट्रॉन्स के एक्सेस के कारण नेगेटिव चार्ज आता है। लेकिन जैसे ही हम दो बॉडीज को पास लाते हैं तो ये जो चार्ज प्रोड्यूस होता है ये वापस से न्यूट्रलाइज हो जाता है, यानी जितना भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो आपस में एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता है। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है वो कंजर्व रहता है। चार्ज सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होता है, ना तो चार्ज को बनाया जा सकता है और ना ही चार्ज को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो द फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट्स दैट द चार्ज can be transferred from one body to another and neither be created nor be destroyed. This is the fundamental law of conservation of charge. वैसे भी हम जानते हैं कि कंजर्वेशन लॉ में कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो पूरी तरह से कंजर्व रहती है, ना तो उसे क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इसमें सबसे पहला एग्जांपल है बाय मेथड ऑफ फ्रिक्शन। अगर हम एक ग्लास रॉड को जब एक सिल्क क्लॉथ से रब करते हैं तो ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आता है, ये हम जानते हैं, ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों अगर हम ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ को एक सिस्टम मान लें और उन दोनों को पास में लाएं तो हम देखेंगे कि ग्लास रॉड का पॉजिटिव चार्ज और सिल्क क्लॉथ का नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को न्यूट्रल कर देता है। यानी इस प्रोसेस में रबिंग से पहले जो जिस तरह से वो दोनों न्यूट्रल थे, रबिंग के बाद में एक दूसरे को पास लाने पर वो एक दूसरे को वापस से न्यूट्रल कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज इज कंजर्व्ड हियर। सेकंड एग्जांपल है बच्चों, एक हम केमिस्ट्री का एग्जांपल लेते हैं। जैसे अपने पास सपोज कीजिए सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है। सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, रॉक सॉल्ट है हमारे पास, रॉक सॉल्ट है। जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, फ्लो करेंगे बच्चों, तो ये सोडियम में और क्लोराइड में अलग अलग टूट जाएगा। यानी अगर हम इन दोनों को पास लाएंगे तो हम देखेंगे इस पे जितना पॉजिटिव चार्ज है इसके नेगेटिव चार्ज के बराबर है, यानी ये एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा। थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं एनिहिलेशन ऑफ मैटर का। इसमें पार्टिकल फिजिक्स में एनिहिलेशन एक प्रोसेस है जिसमें एक सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन जब अपने एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन से कोलाइड करता है तो दो गामा रे फोटॉन्स को एमिट करता है, जिनकी दोनों की एनर्जी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं एनिहिलेशन ऑफ मैटर। इसमें इलेक्ट्रॉन जब अपने एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन से पॉजिट्रॉन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये एक पॉजिट्रॉन है। ये जब आपस में दोनों कोलाइड करते हैं, ये जब दोनों आपस में कोलाइड करते हैं तो दो गामा रे फोटॉन्स को एमिट करते हैं और तो इन दोनों गामा रे फोटॉन्स की जो एनर्जी होती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। फोर्थ प्रोसेस लेते हैं बच्चों हम पेयर प्रोडक्शन। ये इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस है, पेयर प्रोडक्शन। इसमें गामा रे फोटोन इसी तरह से इलेक्ट्रॉन में और पॉजिट्रॉन में टूट जाता है। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। ये दो पेयर बनते हैं, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन का, ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये पॉजिट्रॉन है। इसी तरह से एक फर्दर एग्जांपल हम लेते हैं। इसमें ये एग्जांपल हम लेते हैं न्यूट्रॉन डीके। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रॉन डीके। इसमें क्या होता है बच्चों, एक न्यूट्रॉन अपने करस्पॉन्डिंग प्रोटॉन में टूटता है और अपने साथ में एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करता है और एक एंटी पार्टिकल जिसे एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं उसे एमिट करता है। और एंटी न्यूट्रिनो को हम इस सिंबल से इस तरह से डिनोट करते हैं।
अब बच्चों देखिए, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा। और यहाँ हमने देखा कि यहाँ पर भी चार्ज जो है वो पूरी तरह से कंजर्व है। एक और एग्जांपल देखते हैं प्रोटॉन डीके। इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। 6th एग्जांपल लेते हैं बच्चों हम। दिस इज कॉल्ड प्रोटॉन डीके, यानी प्रोटॉन का डीके होना, प्रोटॉन का टूटना। इसमें क्या होता है, इसमें जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो ये एक पॉजिट्रॉन को और साथ में एक पार्टिकल जिसे न्यूट्रिनो बोलते हैं, इसको अवॉइड करता है। यहां पे ये न्यूट्रिनो होता है और यहां पे ये एंटी न्यूट्रिनो होता है, एंटी न्यूट्रिनो। फॉर एग्जांपल देखते हैं बच्चों हम। दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव डीके। इसमें क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लेते हैं यूरेनियम 235। इसमें जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से इसकी बम्बार्डिंग कराते हैं, यानी जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इससे कोलाइड करता है तो ये एक दूसरे आइसोटोप में कन्वर्ट होता है और फिर ये दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी एक इक्वेशन हम देखते हैं। देखिए, जब एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन दिस इज स्लो मूविंग न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 से कोलाइड करता है, तो दिस कन्वर्ट्स in another isotope called uranium 236, and this uranium 236 is unstable in nature and it simultaneously converts in barium, krypton and 3 न्यूट्रॉन्स। ये साइमल्टेनियसली इसमें 3 न्यूट्रॉन्स और निकलते हैं। दिस इज 1 न्यूट्रॉन, दिस इज 2nd न्यूट्रॉन एंड दिस इज 3rd न्यूट्रॉन। और साथ में ये एक बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करता है। इस एनर्जी को हम क्यू से डिनोट करते हैं। यहाँ पर इस पूरे प्रोसेस को हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये कुछ इस तरह से होगी। जब एक न्यूट्रॉन को हम यूरेनियम 235 से कोलाइड कराते हैं, यूरेनियम एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है जिसका एटॉमिक नंबर 92 होता है और एटॉमिक मास 235 होता है, तो ये यूरेनियम 236 में कन्वर्ट होता है और यूरेनियम 236 एक अनस्टेबल एलिमेंट होता है और ये तुरंत ही बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है। बेरियम और क्रिप्टॉन में, यहां लिख लेते हैं, बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है और साथ में 3 न्यूट्रॉन्स को रिलीज करता है और एक लार्ज अमाउंट में एनर्जी को भी रिलीज करता है। लार्ज अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करता है। अब बच्चों, बेरियम और क्रिप्टॉन के जो एटॉमिक नंबर्स हैं वो है 56 और 36 और इसका एटॉमिक मास है 141 और क्रिप्टॉन का एटॉमिक मास है 92। तो ये यूरेनियम 236 बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटता है। अब हम इसका एक बार चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। मैं आपको एक चीज बता दूं बच्चों, यहाँ ये जो नीचे नंबर है ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है, यानी ये एटॉमिक नंबर यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब्सटेंस, और ये ऊपर वाला जो नंबर है ये एटॉमिक मास को शो करता है। तो हम इसका टोटल चार्ज निकाल लेते हैं बच्चों। टोटल चार्ज बिफोर कॉलिजन, ये हुआ 0 + 92 = 92। इसी तरह से टोटल चार्ज
आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन इसको हम निकालते हैं, ये 56 प्लस 36 प्लस 3 इंटू 0, यानी जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 92 ही निकल के आएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा कि कोलिजन से पहले जितना चार्ज था कोलिजन के बाद उतना ही चार्ज सेम रहा, यानी टोटल चार्ज बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर कोलिजन। तो दिस इज thus we say that electric charge remains conserved in an radioactive equation. Now बच्चों, the fourth property of electric charge is called quantization property and we can say this is called quantization of charge. जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि किसी भी बॉडी के पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होने में इलेक्ट्रॉन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आने लगता है, और किसी बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते हैं या इलेक्ट्रॉन्स रीच करते हैं तो उस पर इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस के कारण नेगेटिव चार्ज आने लगता है। तो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन्स किसी बॉडी से निकलते हैं या उस पर पहुंचते हैं तो एक फिक्स अमाउंट के फॉर्म में होता है, यानी हम कहें कि अगर उस पर सपोज कीजिए एक इलेक्ट्रॉन निकला है या एक इलेक्ट्रॉन उस पर पहुंचा है तो इसे हम प्लस माइनस ई से या प्लस माइनस 2e से या प्लस माइनस 3e से या प्लस माइनस 4e से एंड सो ऑन, इस तरह से हम डिनोट करेंगे। यानी अगर हम इसे जनरल फॉर्म में डिनोट करना चाहें बच्चों तो इसे हम डिनोट करेंगे Q, इसे हम डिनोट करेंगे Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई की फॉर्म में, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी वेयर n इज एनी इंटीजर, n इज ए इंटीजर। यानी यहां हमने देखा कि किसी भी बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं वो एक फिक्स अमाउंट के रूप में निकले हैं, एक डिस्क्रीट अमाउंट के रूप में निकले हैं। जैसे सपोज कीजिए कि किसी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकला या 2 इलेक्ट्रॉन निकले या 3 इलेक्ट्रॉन निकले या 4 इलेक्ट्रॉन निकले या n इलेक्ट्रॉन निकले। इसी तरह से किसी दूसरी बॉडी पर एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा, 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचे, 3 इलेक्ट्रॉन पहुंचे, 4 इलेक्ट्रॉन पहुंचे या n इलेक्ट्रॉन पहुंचे। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है वो एक फिक्स अमाउंट के रूप में होता है, एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सपोज कीजिए किसी बॉडी पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो p है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो n है। तो अगर हम टोटल इसका चार्ज निकालेंगे तो ये प्लस pe और यहां माइनस ne। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये p माइनस n इंटू ई होगा, और ये p माइनस n जो होगा वो एक इंटीजर को रिप्रेजेंट करेगा। तो सिंपल ये प्रॉपर्टी कि किसी भी बॉडी पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक फिक्स अमाउंट के रूप में ही ट्रांसफर करते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटम भी मैं आपको बता देता हूं, वो मिनिमम अमाउंट जिससे कोई फिजिकल क्वांटिटी चेंज होती है उसे उसका क्वांटम कहते हैं। द मिनिमम अमाउंट फ्रॉम विच अ फिजिकल क्वांटिटी कैन चेंज इज कॉल्ड इट्स क्वांटम। बच्चों, अब हम चार्ज और मास में कंपैरिजन देख लेते हैं, यानी चार्ज और मास एक दूसरे से किस तरह से एसोसिएटेड है। बच्चों, चार्ज को हम Q से और मास को हम M से डिनोट करते हैं। चार्ज और मास दोनों ही स्केलर क्वांटिटीज हैं। चार्ज जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, लेकिन मास जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव मास एग्जिस्ट नहीं करता है और मास जीरो नहीं होता है। लेकिन वेट जो है किसी बॉडी का वो जीरो हो सकता है। चार्ज जो है वो क्वांटाइज होता है बच्चों, यानी किसी भी बॉडी पर जो चार्ज वेरी करता है वो हमेशा इंटीजर फॉर्म में वेरी करता है, यानी किसी बॉडी से चार्ज अगर आएगा तो वो इंटीजर फॉर्म में आएगा, और अगर किसी बॉडी पर चार्ज आएगा तो वो इंटीजर फॉर्म में ही जाएगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मास का ऐसा कोई क्वांटाइजेशन अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है, यानी अभी तक इसका क्वांटाइजेशन लॉ नहीं आया है। चार्ज जो है बच्चों वो स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। ये हमने चार्ज की इनवेरिएंट प्रॉपर्टी में देखा था कि रेस्ट पोजीशन में किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है भाई उसकी मूविंग कंडीशन में भी होता है, ये वेरी नहीं करता है। लेकिन आइंस्टाइन की रिलेटिव इक्वेशन से हमने देखा था कि जब बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है
और लगभग जब इसकी किसी बॉडी की वेलोसिटी लाइट की स्पीड के कंपैरिजन हो जाती है तो उसका मास जो है वो इंक्रीज हो जाता है। चार्ज जो है बच्चों स्ट्रिक्टली कंजर्व होता है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन मास जो है उसका ऐसा कोई कंजर्वेशन लॉ नहीं है, लेकिन आइंस्टाइन ने अपनी फंडामेंटल इक्वेशन E = mc² में बताया है कि जब भी मास डिसअपियर होता है उसके इक्विवेलेंट एनर्जी डिसअपियर होती है बच्चों। यानी जैसे जैसे मास डिसअपियर होता है उसके इक्विवेलेंट एनर्जी अपीयर होने लगती है, यानी मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। चार्ज में जो फंडामेंटल फोर्सेस लगते हैं बच्चों वो अट्रैक्टिव नेचर के भी हो सकते हैं और रिपल्सिव नेचर के भी हो सकते हैं। यानी वो अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होते हैं और रिपल्सिव फोर्सेस भी होते हैं। लेकिन मास न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जो मास के लिए फोर्सेस यूज में आते हैं वो बच्चों हमेशा अट्रैक्टिव नेचर के होते हैं। यानी मास जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। चार्ज जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, ये मैं आपको बता दूं। आई वांट टू टेल यू कि चार्ज जो है वो सिर्फ उसी बॉडी पर होगा जिसका मास होगा। अगर किसी बॉडी या किसी पार्टिकल का मास नहीं है तो उस पर चार्ज भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है तो उस पर चार्ज भी 0 होता है। फोटोन इज ए मासलेस एंड चार्जलेस पार्टिकल। लेकिन मास जो है उसका चार्ज से इस तरह से कोई डायरेक्शन नहीं है। चार्ज बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन मास जो है वो बिना चार्ज के भी एग्जिस्ट कर सकता है। और जो 7th प्रॉपर्टी है बच्चों कि इसमें चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस यूज में आते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं मासेस के लिए वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते हैं। तो ये कुछ कंपैरिजन था चार्ज और मास के बीच में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड गिव योर वैल्यूएबल